नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। जी हां, आज आपको बता दें उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर चला है। जी हां, ये माना जा रहा था कि यहां पर समाजवादी पार्टी दोनों ही वाई इलेक्शन में यानी उपचुनाव में सीटों को निकाल कर ले जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। रामपुर में भी आजम खान के इस किले को ढाहती हुई भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर घनश्याम लोधी को मैदान में उतारा और उन्होंने जीत दर्ज की है। साथ ही आपको बता दें कि आजमगढ़ में भी यहां भारतीय जनता पार्टी का जादू चला, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चला है। यहां पर निरहुआ ने जीत दर्ज की है और ऐसे में समाजवादी पार्टी अब लगातार आरोप लगा रही है कि प्रशासन जिस तरीके से मैनेज किया गया इस पूरे चुनाव को प्रशासन के द्वारा, उसका पूरा जो हाथ रहा सरकार सत्ता के दबाव में, इसलिए ये चुनाव हम हारे हैं। जबकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अखिलेश यादव ने इस इलेक्शन में पूरी जान फूंक दी थी, लेकिन अपनी परंपराओं के अनुरूप वो इस इलेक्शन में नहीं पहुंचे थे, जबकि योगी आदित्यनाथ इन दोनों ही जगहों पर चुनावी प्रचार के लिए गए थे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अब यहां से समाजवादी पार्टी को निस्तेनाबूद करते हुए एक बार फिर से 2024 का जब इलेक्शन होगा तब यहां जीत और दर्ज करेगी। लेकिन अब आपको बता दें कि यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहा। इससे पहले आप लगातार ये देख रहे थे कि बढ़त जो थी वो समाजवादी पार्टी की जैसे जैसे वोटों की गिनती शुरू हुई तो दिखती हुई नजर आई, लेकिन अंतिम जो परिणाम हुआ उसमें समाजवादी पार्टी को पिछड़ना ही पड़ा है। समाजवादी पार्टी हारती हुई नजर आई है। संजीव हमारे स्टेट हेड इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। संजीव, क्या कुछ तस्वीर लखनऊ की, क्या अपडेट आपके पास? सुनील, बता दें जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर में हुए और उसके जो नतीजे सामने आ गए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में सेंध लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो देखने को मिला। क्योंकि जिस तरह से अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उस निरहुआ यानी कि भोजपुरी समाज के जो बड़े फिल्म कलाकार भी हैं, वो बीजेपी से प्रत्याशी थे और उन्होंने जीत हासिल कर ली है। क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन जिस तरह से सेंध लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने, वो अपने आप को देखने को मिला। और अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी आए थे, प्रेस वार्ता की और कहीं ना कहीं खुशी जाहिर की है कि जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में जो नतीजे सामने हैं वो निश्चित तौर पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसको देखते हुए एक अच्छे परिणाम की जो है इन्होंने अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री साहब खुश नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर क्योंकि आजम खां का गढ़ माना जाता है, आजम खां वहां से सांसद भी रहे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में विधायक बन गए तो ये सीट खाली हुई थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगा दी है और जीत हासिल की, तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर बीजेपी का महकमे के अंदर एक काफी खुशी नजर आ रही है। सुनील, बिल्कुल जाहिर तौर पर यहां जीत का जो पूरा क्रेडिट है वो योगी आदित्यनाथ के सर पर उसका सेहरा बनता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही प्रत्याशी इस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है उसका क्रेडिट भी उन्हीं को दे रहे हैं। लेकिन तैयारियों की अगर बात की जाए संजीव, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारी थी। क्या समाजवादी पार्टी ये सोच कर बैठी थी, ये समझ कर बैठी थी कि ये तो हमारा गढ़ है, हमारा किला है, यहां तो हमारा एक छत्र पर राज चलता है? जी बिल्कुल, देखिए आजमगढ़ की बात की जाए चाहे रामपुर की बात की जाए, दोनों जगह पे अखिलेश यादव चुनावी प्रचार में नहीं उतरे थे। दोनों स्थानों पे आजम खां को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आजम खां स्वयं आजमगढ़ भी गए थे और रामपुर क्योंकि उनका गढ़ है वहां पे सभी चुनावी सभा को आजम खान द्वारा ही संबोधित किया था। कहीं भी अखिलेश यादव मौजूद नहीं नजर आए। कहीं न कहीं इसको दूसरे मायने से अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस शायद अखिलेश यादव को था कि ये तो हमारा गढ़ है और हम जीत जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने सेंध लगाई है वो देखने को मिला कि जिस तरह से नतीजे सामने आए, शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती जो है अगले राउंड की तरफ बढ़ती है तो करीब 11 बजे के बाद जो पूरा जो जीत का जो नापा जा रहा था कि हाँ कितने मार्जिन से जीत होगी, और वो जीत देखने को मिली अंतिम राउंड में। जिस तरह से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी वो रामपुर में जीतते नजर आ गए और जीत हासिल कर ली। और दूसरी तरफ
आजमगढ़, क्योंकि आजमगढ़ अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, लेकिन सबसे अहम आपको बात बता दें कि जिस तरह से, क्योंकि निरहुआ जिस समय प्रचार कर रहे थे उन्होंने भी कहा था कि यहाँ की जनता मुझे मेरे साथ है, और क्योंकि अखिलेश यादव 3 सालों में कहीं नजर नहीं आई, इसकी भी नाराजगी थी वहां की जनता को। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से समीकरण बैठा था वो बीजेपी के पक्ष में मिलता नजर आया। दोनों ही सीटों के समीकरणों को अगर देखा जाए तो आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा और यहां से समाजवादी पार्टी ने जिस पर दांव खेला वो जीता, और रामपुर में समाजवादी पार्टी के साथ साथ आजम खान का एक बड़ा दबदबा रहता है और आजम खान के ही इर्द गिर्द रामपुर की जो राजनीति है वो घूमती है। जेल में रहते हुए उन्होंने विधानसभा का चुनाव फतेह किया, वो जेल में थे और उस दरमियान वो विधायक बने, जब वो छूट कर भी आए, और अब चूंकि मैदान में भी थे आजम खान, अब तो बाहर भी आ चुके थे। यहां आजम खान क्या समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो उनकी इस तरह की नाराजगी देखने को मिली अखिलेश के खिलाफ या शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, उसका असर देखने को मिला है रामपुर में? आजम खान ने कोई रुचि नहीं दिखाई क्या? देखिए सुनील, रामपुर की अगर बात की है तो निश्चित तौर पे ये सब जाहिर भी है, सियासी गलियारों में सभी लोग जानते हैं कि रामपुर जो आजम खान का गढ़ है, लेकिन जिस तरह से सेंधमारी की है बीजेपी ने, आजम खान के गढ़ में ही सेंधमारी कर ली, और तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है जो जातीय समीकरण है, जो जनता उनके साथ खड़ी नजर आई है। और करीब 2 वर्षों तक जिस तरह से आजम खान जेल में थे और जेल से छूटने के बाद उनकी जो जनता है, उनकी जो सहानुभूति है वो भी उनके साथ थी, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अंतिम क्षणों में जिस तरह से पूरा समर्थन दिख रहा था, आजम खान स्वयं कह रहे थे कि हमारी जीत निश्चित है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आज रिजल्ट सामने आता, नतीजे सामने आ गए और नतीजे में साफ जाहिर हो गया है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह मोदी वो जीत चुके हैं, यानी कि। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो आजमगढ़ में देखिए समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी में अगर बात की है तो कांटे की टक्कर थी, क्योंकि जो बसपा प्रत्याशी है गुड्डू जमाली, उसने भी अच्छी फाइट की है, उसके भी जो वोटर है वो काफी संख्या में है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि 2019 में सपा और बसपा एक साथ गठबंधन किया था, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को भी इस बार हुआ है, क्योंकि बसपा ने अपना कैंडिडेट आजमगढ़ में उतार दिया था, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा है, जिस कारण ही बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हासिल होती है। और दिनेश लाल यादव निरहुआ जो 2019 में भी अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन इस बार अगर सपा और बसपा 19 में हुआ था, लेकिन इस बार सपा और बसपा ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ बीजेपी को मिला है। सुनील, बिल्कुल संजीव, जाहिर तौर पर जैसा आप बता रहे हैं और स्थिति भी कुछ इसी तरह की निर्मित हुई। आजमगढ़ में भी यही हाल देखने को मिला। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को हालांकि मैदान में उतारा समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उनकी भी नाराजगी कई मौकों पर देखने को मिली। और सबसे महत्वपूर्ण, पार्टी अध्यक्ष के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये वाई इलेक्शन ही सही, लेकिन दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, और ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी यहां से किसी भी हाल में दोनों सीटों को निकाल कर ले जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव, उनकी जो हालांकि सक्रियता सदन में जरूर दिख रही है, विपक्ष के नेता बने हैं, लेकिन इस चुनाव में साफ तौर पर इतने सक्रिय दिखे नहीं और प्रचार तक के लिए नहीं गए। जी बिल्कुल, देखिए इसी का खामियाजा अगर बात की है तो आजमगढ़ में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है समाजवादी पार्टी को, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं आए और कहीं भी उन्होंने प्रचार नहीं किया, दोनों ही चुनाव हुआ है। रोकूंगा आपको, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है अखिलेश यादव का, या फिर अखिलेश यादव मानकर बैठे थे कि इस बार तो हम दोनों सीटें हार रहे हैं, रामपुर भी और आजमगढ़, इसलिए वो नहीं निकले? देखिए ये कहा भी जा सकता है कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में अखिलेश यादव ने ये दोनों सीटें गंवा दी है, क्योंकि जिस तरह से अगर सेनापति ही अगर सामने नहीं आएगा, और अगर बात की जाए तो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में किए, बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में सबसे आगे रहे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव पूरे चुनाव प्रचार में सामने नहीं आए, तो कहीं ना कहीं ये माना भी जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में भी इसका कहीं ना कहीं संदेश भी दिया जा रहा है कि इसका खामियाजा ही समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। और उसी को लेकर के क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, और समाजवादी पार्टी के गढ़ में अगर सेंध लगाई है बीजेपी ने, तो निश्चित तौर पे क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ये जो नतीजे हैं
वो ये भी दर्शाता है कि आखिर अगर आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे जनता के बीच में आप अपनी जो पैठ है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आजमगढ़ की जो जनता है वो काफी नाराज नजर आई है अखिलेश यादव से, क्योंकि जिस तरह से 3 वर्षों में अखिलेश यादव आजमगढ़ नहीं जाते हैं और लखनऊ में ही रहते हैं, लखनऊ के पास में ही रामपुर है, रामपुर में नहीं जाते हैं, कन्नौज चले जाते हैं, लेकिन अपनी जो उपचुनाव जहाँ पे हो रहे हैं वहां पे नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं इसका असर जनता के बीच में पड़ा है और जनता ने आखिरकार जिस तरह से समर्थन किया बीजेपी को, और बीजेपी को जीत हासिल हो गई है। सुनील, संजीव, आपको याद होगा जब स्मृति ईरानी को भेजा गया था राहुल गांधी के सामने चुनाव के लिए, जब वो पहली बार हारी थी, हारने के बाद भी स्मृति ईरानी की जो सक्रियता थी वो सीधे तौर पर देखने को मिली, और इसका परिणाम ये रहा कि अगले चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। यही हाल निरहुआ के साथ भी रहा। आजमगढ़ में जब निरहुआ अखिलेश यादव के सामने मैदान में थे और हार गए थे, उसके बाद भी उनका रिक्शा आजमगढ़ की गलियों में, आजमगढ़ के चौराहों में और आजमगढ़ शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में खूब घूमा, और यही वजह रही। ये माना जा रहा है कि निरहुआ की जो लोकप्रियता थी, निरहुआ को जो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया, उसमें निरहुआ का सिक्का चल गया। उनकी मेहनत और भारतीय जनता पार्टी का जो सीधे तौर पर निर्देश रहता है कि आप अपने क्षेत्र में सक्रियता दिखाते रहिए। आप एक बार हारे हैं, लेकिन हार के बाद ही जीत का भी आपको स्वाद चखना है, तो आपको मैदान में डटे रहना है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो आजमगढ़ पूर्वांचल की अगर बात की तो पूर्वांचल में निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कलाकार हैं वो भोजपुरी समाज के कलाकार हैं, और जिस तरह से पूर्वांचल में अगर बात की जाए तो दिनेश लाल यादव के अच्छे जो है वहाँ पे जो उनके अगर बात की जाए तो जिस तरह से उनके लोग उनको मानते भी हैं। और आजमगढ़ में जिस तरह से अगर 2019 में चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव के खिलाफ, लेकिन 2019 के चुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए तो 3 वर्षों तक लगातार, चाहे कोरोना काल में भी हो, गरीबों तक भोजन वितरण करना, राशन वितरण करना, तमाम जगहों पर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो है लगातार काम करते हुए नजर आए, जमीनी स्तर पे वो लोगों से जुड़ते हुए आए। तो कहीं ना कहीं जो खामियाजा, मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले ये बात कही थी कि वहां की जनता ये मान रही थी कि अखिलेश यादव गायब हो गए, हमारा नेता गायब हो गया है, तो इसका असर निश्चित तौर पे जनता के बीच में भी जाता है कि जब हमारा नेता ही नहीं है तो हम किसको वोट देंगे। तो वही ये कारण भी हो सकता है कि बीजेपी को जो इतने वोट मिल गए हैं उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है बीजेपी को मिला, और आखिरकार जिस तरह से दिनेश लाल यादव उस निरहुआ बीजेपी ने जीत हासिल कर ली वो अपने आप में है। सुनील, संजीव, मैं चाहूंगा कि राजनीतिक मेहमानों की भी जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया मैं लूं, और पीसीआर टीम को कहूंगा कि राजनीतिक मेहमानों से संपर्क साधा जाए। इसमें उनकी जो सीधे तौर पर जो प्रतिक्रिया रहेगी बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। संजीव, आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं लखनऊ में, जश्न का वहां माहौल आप लगातार देख ही रहे होंगे, और अभी फिलहाल और क्या कुछ तस्वीरें वहां से आ रही है, किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, कौन कौन बड़े लीडर वहां पहुंच रहे हैं बधाइयां देने के लिए? देखिए अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आए थे बीजेपी कार्यालय पे और उन्होंने प्रेस वार्ता की है, और कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय से बाहर गए हैं। और इस समय अगर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वयं मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सुनील बंसल वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, सूर्य प्रताप शाही मौजूद हैं, और सतीश महाना तक जो है ये भी यहाँ पे मौजूद है। तो तमाम यूपी के जितने भी मंत्री हैं वो इस समय बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, और जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कार्यकर्ताओं में इतना जोश है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर कार्यकर्ता मिठाइयां बंट रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात की जाए दोनों लोकसभा उपचुनाव में अगर जीत हासिल की है उसकी खुशी बीजेपी कार्यालय में साफ दिखाई दे रही है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है, कार्यकर्ता यहाँ पर झूम रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से खुशी की लहर है वो देखने को मिल रहा है, काफी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, नाच रहे हैं और झूम रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें मैं स्वयं अभी खुद स्वयं देख रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से जो खुशी है आज बीजेपी के खेमे में, और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं मंथन समाजवादी पार्टी के खेमे में भी होगा कि आखिरकार चूक कहाँ हुई, और बीजेपी ने जो जीत हासिल की उसको, और ये जीत ये दर्शाता है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसकी कहीं ना कहीं पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है।
सुनील। संजीव, आपने लखनऊ के दफ्तर की तस्वीरों का वर्णन किया कि वहां किस तरह की स्थिति है। अगर मैं फिर से दोनों ही जगहों पर लौटने की कोशिश करूं, आजमगढ़ और रामपुर, इस पूरे सिनेरियो पर, आजमगढ़ में यह माना जा रहा है कि गुड्डू जमाली जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया समाजवादी पार्टी का। अब समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर यह भी टारगेट कर रही है और दूसरा यह कि बहुजन समाज पार्टी को बी टीम करार दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आजमगढ़ में बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली का जिस तरह से रोल अदा करना और गुड्डू जमाली को 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल होते हैं, तो इसका खामियाजा निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा है। क्योंकि जो हार हुई है, 1 लाख से ज्यादा वोट गुड्डू जमाली को मिलना, यानी कि बसपा के खेमे में आना, वो कहीं न कहीं दर्शाता भी है कि समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हुआ है और जिस कारण जो है भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है। क्योंकि गुड्डू जमाली की अगर बात की जाए तो गुड्डू जमाली आजमगढ़ के जमीनी स्तर का नेता हैं और वो वहीं पर निवास करते हैं और वहां की जनता से जुड़ते हैं। उसका कहीं ना कहीं फायदा गुड्डू जमाली को मिला, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा अगर वोट मिल रहा है गुड्डू जमाली को, तो ये अपने आप में स्थानीय नेता होने के नाते, क्योंकि जमीनी स्तर के नेता हैं, तो वो देखने को मिला। बसपा को उसको फायदा हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को उसको नुकसान हुआ। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल हुई है उसको लेकर के कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा के जो प्रत्याशी आपस में भिड़ंत हुई है और उसका फायदा ही भारतीय जनता पार्टी को मिला है और दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत चुके हैं। सुनील, बिल्कुल जाहिर तौर पर संजीव और लोकमंच न्यूज भी दोनों ही कैंडिडेट्स जो विजय पताका उन्होंने लहराई है, घनश्याम लोधी हो, दिनेश लाल निरहुआ है, उन्हें लोकमंच न्यूज की तरफ से जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। संजीव, नजर बना के रखिएगा इस जश्न की तस्वीरों को। हम फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया संजीव आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।